ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक ब्लैक कैट को रोता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ काले कपड़ों में बहुत सारे लोग आते हैं और किसी को ग्रीट करते हैं। उनमें से एक पर्सन परेशान होकर सभी के हाथों को चेक करता है और बताता है कि मास्टर, इनमें से किसी की भी प्योर बॉडी नहीं है, जैसा कि आपने बताया था। तभी हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जो कि हेल की मालकिन होती है। वो हमें वहाँ बता रही होती है कि मुझे अपनी कल्टिवेशन के लिए प्योर बॉडी की तलाश है। अगर मैं असमर्थ रहूंगी और मैंने ब्लैक कैट की बस 8 पूछे होती हैं, जिनमें से अब वो आखिरी बची हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। ये कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस पर धधकती हुई लाइटनिंग गिरने लगती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर अचानक से वो गायब हो जाती है। इधर हम इस ड्रामा के मेन लीड यान को देखते हैं जो बाइक को काफी तेजी से चला रहा होता है और जल्दी भागकर एक जगह पर आता है जहां वो देखता है कि किसी का फ्यूनरल की प्रिपरेशन हो रही है। वो सोचने लगता है कि इनमें से कौन वो मिरेकल डॉक्टर हो सकता है जो मेरे ग्रैंडपा की जान बचाएगा। तभी वहां पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है और बोलता है कि यान मास्टर, यहाँ पर कौन डॉक्टर मिलेगा, ये तो फ्यूनरल की जगह लग रही है, हमें चलकर जल्दी से कहीं और डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। पर यान को तो यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो डॉक्टर यहीं कहीं है, इसलिए वो वहीं पर रुकता है। तभी हम देखते हैं कि फ्यूनरल बॉक्स में से एक लेडी उठती है। उसे देखकर सभी जल्दी से वहां से भागने लगते हैं कि ये कोई भूत है। सेक्रेटरी भी देखकर कहता है कि मास्टर, लगता है ये ज़ॉम्बी है, इसे हमला करने से पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इधर ये लेडी सोच रही होती है कि मैं डेविल वर्ल्ड की मास्टर हूँ और मैं यहाँ किस वर्ल्ड में आ गई हूँ। मुझे जल्द से जल्द प्योर बॉडी की तलाश करनी पड़ेगी और तभी मेरी शक्तियाँ वापस आ सकेंगी, जिससे मैं अपने वर्ल्ड में जा सकूँ और स्वकीय शक्तियों से भी लड़ सकूँ। इधर यैन और उसका सेक्रेटरी वहाँ से जल्दी जाने ही वाले होते हैं। तभी वो लेडी उन्हें अपनी शक्तियों से रोक लेती है। असल में वो अब सू नाम की वुमन के बॉडी में आ चुकी होती है, जो सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती है, इसलिए हम इसे सू ही बुलाएंगे। सू उन दोनों को अपनी पावर से रोक लेती है और यैन के पास आकर कहती है कि तुम प्योर बॉडी हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। सेक्रेटरी कहता है कि ये हमारे सिटी के सबसे फेमस पर्सन है, ये तुमसे नहीं डरने वाले हैं। यैन उससे पूछता है पर क्यों। इस पर वो कहती है कि तुम्हारे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी, जिस पर यैन कहता है ठीक है, मैं रेडी हूँ। ये सुनकर सेक्रेटरी हैरान हो जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर, हम तो यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए थे, ये हम कहाँ फंस गए। बाद में हम देखते हैं कि सू अपना ध्यान लगा रही होती है और ये दोनों उसे छुपकर देख रहे होते हैं। सेक्रेटरी बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आप सच में उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। यैन उसे बकवास करने से मना करता है और पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था वो तुमने की। सेक्रेटरी बताता है हाँ, ये सू फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर है और ये विलेज एरिया में पली बड़ी है, जिससे इसे मेडिकल के बारे में बहुत नॉलेज है। और जैसे ही सू फैमिली ने इसे सिटी बुलाया तो इसका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। पर पता चला है कि सू फैमिली इसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। सू अपना ध्यान नहीं लगा पा रही होती है और वो सोचती है कि मुझे अपनी एनर्जी पाने के लिए कोई अच्छा प्लेस ढूंढना होगा, इसलिए शायद सू फैमिली बेहतर होगा। तभी वो अपनी मैजिक से सीधे उन दोनों के पीछे आ जाती है। ये दोनों तो आंखें खोलते हैं कि वे कहाँ आ गए। तभी पीछे देखते हैं जहाँ वो कह रही होती है कि मुझे सू फैमिली ले चलो। उसे पीछे देखकर दोनों अचानक डर जाते हैं और सेक्रेटरी जल्दी से बोलता है कि अभी तो ये हमारे सामने थी, फिर हमारे पीछे कैसे आ गई। यैन सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल भी विलेज एरिया में रहने वाली नहीं लगती, लगता है दोनों अलग ही पर्सनैलिटी के इंसान है। सेक्रेटरी कहता है कि हमारे यंग मास्टर एक नेक इंसान है, तो वो तुम्हें सू फैमिली क्यों भेजेंगे। और मास्टर से कहता है कि हमें जल्दी मिरेकल डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। इस पर सू कहती है कि अगर तुम लोग मुझे सू फैमिली में ले चलो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे ग्रैंडपा गंभीर रूप से बीमार है और उनकी 3 दिनों बाद ही डेथ हो जाएगी, पर अगर तुम मुझे सू फैमिली ले जाने का प्रॉमिस करते हो तो मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ मैं नहीं होने दूंगी। सेक्रेटरी कुछ बोलने वाला होता है पर यैन उसे चुप करा देता है और कहता है तुम जाकर ग्रैंडपा का ध्यान दो, मैं इसे सू फैमिली छोड़ दूंगा। बाद में हम देखते हैं कि येंसू के पैरों में सैंडल पहनाता है और बताता है कि अगर तुम नंगे पैर जाओगी तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। फिर वो उसे बाइक पे बिठाकर सू फैमिली लेकर आता है और उतरने के लिए कहता है। सू उससे कहती है कि तुम मुझे उतारो, जिस पर येन उसे बाइक से नीचे उतार देता है। जब वो जाने लगती है तो येन उसे वार्न करता है कि सू फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिए तुम अंदर जाओगी तो ये तुम्हारे लिए खतरा होगा। सू बोलती है कि सू फैमिली का बस मुझसे थोड़ा झगड़ा हुआ है, उससे कुछ नहीं होगा। येन कहता है ठीक है, तुम अंदर जाकर मुझे कॉल करना, जिससे मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि तुम ठीक हो। फिर दोबारा मिलने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो यही बात कर रहे होते हैं कि 5 दिन हो चुके हैं पर अभी भी मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे पास नहीं आई। मॉम कहती है कि वो 10 सालों से विलेज में ही रहती आ रही है, उसे वहाँ के तौर तरीके भाग गए हैं। वो सिटी आई होगी तो खुद को बेकार समझने लगी होगी और वो नहीं चाहती होगी कि सू फैमिली को नीचा दिखाए, इसलिए क्या पता वो खुद ही वापस चली गई हो। चियांग कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है सिस्टर शायद सिटी आना ही नहीं चाहती क्योंकि उसे विलेज में ही रहना है और मन में सोचती है कि मैंने सू को रास्ते में ही निपटा दिया है तो वो यहाँ पर आएगी कैसे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोर खुलता है और सू अपनी कैट के साथ वहाँ आती है और सबको बताती है कि मैं वापस आ गई हूँ। उसे देखकर चियांग बुरी तरह डर जाती है और कहती है कि तुम मरी नहीं हो, तुम यहाँ जिंदा कैसे वापस आ गई। सू कहती है इसलिए तो मैं तुम्हें भी मारने आई हूँ और अपनी कैट को छोड़ देती है, जो चियांग के ऊपर सीधा हमला करने लगती है। जल्दी से कैट को दूर हटाया जाता है और चियांग जमीन पर गिर जाती है। मॉम आकर जल्दी से उसे संभालने लगती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। सू सोचती है कि सू फैमिली मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर सू सोचती है कि यहाँ पर मैं अपनी पावर को फिर से वापस लाने में अच्छे से ध्यान लगा पाऊंगी।
तभी ग्रैंडपा वहाँ जल्दी से आ जाते हैं और उसकी केयर करने लगते हैं। वो कहते हैं, ग्रैंड डॉटर, मैं तुम्हें कितने दिनों से नहीं बल्कि पूरे 10 सालों से ढूंढ रहा था। जियांग मन में सोचती है कि नहीं, मैं सू को इस फैमिली में नहीं रहने दूंगी, वरना मेरे पास जो भी है वो सब चला जाएगा। और वो कहने लगती है कि चूंकि अब सू वापस आ गई है तो मुझे अब सभी के मिलन में दखल नहीं देना चाहिए, और वो जाने लगती है। मॉम उसे कहती है कि तुम क्यों जा रही हो, अगर किसी को जाना है तो वो जाएगी। डैड भी सू से कहते हैं कि तुम बहुत टाइम से यहाँ नहीं रही हो और जियांग ने हमारा ध्यान रखा है, साथ ही वो बहुत समझदार है, इसलिए मुझे आशा है कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। सू कहती है कि मेरा कमरा कहाँ है। इस पर डैड गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मेरी बात को अनसुना कर रही हो। सू उनकी आंखों में देखती है जिससे उन्हें डर लगने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैंने तो कुछ हार्ड भी नहीं बोला है। ग्रैंडपा सू से कहते हैं कि तुम इन्हें जाने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे के पास ले चलता हूँ। जियांग मॉम से गुस्सा करने लगती है, पर मॉम उसे समझाती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे लोग उसके रूम में आते हैं जहाँ ग्रैंडपा बताते हैं कि ये वही कमरा है जो पहले मॉम डैड ने तुम्हारे लिए तैयार किया था। फिर सू कमरे को अच्छे से देखने लगती है जहाँ वो नोटिस करती है कि सूरज की रोशनी उसके कमरे में आने वाली है और ये उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो इस कमरे को लेने से इनकार कर देती है। मॉम डैड दोनों बोलने लगते हैं कि हमने इस कमरे को तुम्हारे लिए कितने अच्छे से सजाया है, पर तुम ऐसे कैसे सीधा बोल सकती हो कि तुम ये कमरा नहीं चाहती। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम इसे किसी को भेजकर फिर से डेकोरेट करवा देंगे। लेकिन सू सामने वाला कमरा देखती है और कहती है कि वो कमरा मुझे चाहिए। जियांग हैरान होती है। सू उस कमरे में चली जाती है और कमरे को अच्छे से देखने लगती है और बोलती है, मुझे यही कमरा चाहिए। जियांग कहने लगती है कि मॉम आप देखिए, इसमें आते ही मेरी चीजों को हड़पना स्टार्ट कर दिया है, ये मुझे यहाँ से भगाना चाहती है। मॉम उसे कहती है कि ये कमरा जियांग का है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन सू उनका हाथ झटका देती है जिससे मॉम साइड हो जाती है। फिर सू वहाँ के सभी मेकअप के सामान को देखने लगती है और कहती है कि ये बहुत ही कम वैल्यू वाली चीजें हैं जो मेरी एनर्जी को अपने में समाहित कर सकती हैं, इसलिए मुझे इन सब चीजों को हटाना होगा। जियांग देखती है कि सू उसके मेकअप की तरफ देख रही है तो वो कहने लगती है, वही तो मैं सोचूं कि सिस्टर मेरा रूम क्यों लेना चाहती है, वो विलेज से आई है तो उसे ये सब मेकअप की चीजें बहुत पसंद आ रही होंगी और वो ये सब देखकर खरीदना चाहती है। पर सू तो उन सभी चीजों को डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर जियांग हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब मेरी पसंदीदा चीजें हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें डस्टबिन में फेंकने की। सू सीधा डस्टबिन उठाकर जियांग के सिर पर रख देती है और बोलती है, तुम डस्टबिन में ही जाने के लायक हो। जियांग जल्दी से ग्रैंडपा के पास शिकायत करने लगती है कि ग्रैंडपा देखिए, ये अभी आई है और मुझे कैसे परेशान कर रही है, साथ ही इसने मेरा रूम भी छीन लिया है। ग्रैंडपा सू से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, अगर ये डस्टबिन तुम्हारे ऊपर गिर जाता तो ये जियांग और ज्यादा सदमे में चली जाती। जियांग और ज्यादा शॉक में आ जाती है कि ग्रैंडपा डांटने की बजाय उसका केयर कर रहे हैं। सू ग्रैंडपा को थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं और उसे रात के खाने के लिए डिनर पे आने को कहते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। जियांग मन में सोचती है कि तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपना सब कुछ छीनने नहीं दूंगी। बाद में वे सभी डिनर करने आते हैं। सू खाना देखकर सोचती है कि मानव शरीर को जीवित रखने के लिए खाना खाने की जरूरत है और मानव जीवन कितना मुश्किल है। फिर वो खाना खाने लगती है। ग्रैंडपा उसे और अच्छे से खाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम इतनी पतली हो गई हो। सू सोचती है कि मेरे वर्ल्ड में किसी ने मुझसे ये बात नहीं कही। वो ग्रैंडपा से कहती है कि आप मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारा पहले ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो इसमें मैं कोई कमी नहीं करूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये बात सभी को पता चले कि तुम सू फैमिली की बड़ी डॉटर हो। और वो कहते हैं कि मैं इसके लिए पार्टी भी रखूंगा। सू सोचती है कि मुझे अपना मैजिक वापस पाने के लिए और इस दुनिया के तौर तरीके समझने चाहिए और वो हाँ कर देती है। लेकिन इन सब चीजों से जियांग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए डिजाइनर ड्रेसेस भी मंगवाए हैं और वहीं पे मंगवाते हैं। बाद में हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ यन भी आया होता है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, तुम इतने रिच पर्सन हो, तुम्हें इस सू फैमिली की पार्टी में आने की क्या जरूरत थी। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमने सुना है सू फैमिली की डॉटर के आने की खुशी में पार्टी रखी गई है, हम देखना चाहते हैं सू इस पार्टी में आकर कैसी दिखती है। कुछ भी हो जाए पर वो सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर से मुकाबला नहीं कर पाएगी। यंग कहता है किसने कहा वो मुकाबला नहीं कर पाएगी, बल्कि वो फेट डॉटर से काफी अच्छी है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं ठीक है फिर आज देख ही लेते हैं कि उन दोनों में से कौन बेहतर है। ग्रैंडपा सभी को पार्टी में आने के लिए वेलकम। फ्रेंड्स भी बोलने लगती हैं कि हाँ देखो यहाँ पर इतना अच्छा दिखाने का ड्रामा कर रही है, लेकिन हम सभी को पता है कि जियांग तुमसे काफी बेहतर है, कम से कम वो तुम्हारे जैसे भोलेपन का ड्रामा तो नहीं करती। सियू ने बकवास करने से मना करती है और रास्ते से हट जाने के लिए कहती है, पर जियांग कहाँ मानने वाली थी, इसलिए वो ड्रिंक उठाकर पीने लगती है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। जैसे ही वो 3 काउंट करती है तभी ऊपर से वेटर ड्रिंक ले जा रहा होता है। उसका पैर किसी से टकराता है और ग्लास सीधा आकर जियांग के ऊपर गिरता है, जिससे उसका शर्ट फट जाता है। यहाँ पर वो बोलना बंद कर देती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। साथ साथ उसके सभी फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं कि सियू फैमिली की डॉटर के पास सच में फ्यूचर देखने की शक्तियां हैं क्या, जो इसने पहले ही
प्रेडिक्ट कर दिया था कि सियो को हट जाने के लिए, वरना कुछ भी हो सकता है। मॉम डैड जल्दी से आकर जियांग को देखने लगते हैं। डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने अपनी सिस्टर के साथ ही क्या कर दिया है। सू कहती है मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने बस वार्न किया था। इस पर डैड कुछ बोल ही नहीं पाते और सोचते हैं कि देखने से ये बिल्कुल नहीं लगता कि इतने सालों में ये विलेज में पली बड़ी है। डैड गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं, तभी ग्रैंडपा पीछे से डैड को रोक देते हैं, जिससे डैड पीछे हट जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस बहुत हो गया, और जहाँ तक बात रही है जियांग के चोट लगने की, तो वो खुद ही यहाँ आकर बहस कर रही थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे चोट नहीं लगती। सू देखती है कि उसकी कैट कहीं जा रही होती है, तो वो सोचती है कि लगता है सच में सू फैमिली में मेरी शक्तियाँ फिर से वापस आ सकती हैं, और वो अपनी कैट के पीछे जाने लगती है। जियांग उसे गुस्से से देख रही होती है। यान सोचता है कि लगता है अभी असली शो बाकी है। इधर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि सू की वजह से उसका इमेज पार्टी में खराब हो गया है, इसलिए अब उसे बदला लेना था। इधर हम सियो को देखते हैं जो अपनी कैट का पीछा करते हुए स्विमिंग पूल में आ जाती है। वहाँ उसकी कैट को एक अच्छी चीज मिलती है जिसे खाने पर उसकी दूसरी पूंछ निकल आती है। सियो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी कैट को दूसरी पूंछ मिल गई है, यानी उसकी शक्तियाँ भी धीरे धीरे वापस आ जाएंगी। वो सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सियो फैमिली के पास ऐसी वैल्यूएबल चीज भी हो सकती है। तभी वहाँ जियांग आ जाती है और कहती है सिस्टर, मुझे आज पता चल गया है कि मैं गलत थी, मुझे तुमसे उस टाइम बहस नहीं करनी चाहिए थी। चलो हम अब से आपस में मिलकर रहेंगे। इस पर सियो कहती है कि तुम देख रही हो ना, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, फिर तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना असली रूप दिखा सकती हो। इस पर जियांग कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, और वो सियो को पानी में धक्का देने जाती है, लेकिन सियो पीछे हट जाती है, जिसकी वजह से जियांग खुद पानी में गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ यान आ जाता है और वो सू को पकड़कर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सू हाँ कहती है। तभी मॉम डैड जल्दी से वहाँ भागते हुए आ जाते हैं और जियांग को बचाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। बाद में हम देखते हैं कि डैड सू पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। पहले तुम आते ही जियांग से उसका कमरा छीन लिया, फिर उसके सिर पर चोट लगवा दी, अब उसे तुम पानी में डालकर मारना चाहती हो। तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं। उन्हें देखकर डैड कहते हैं डैड मुझे पता है आप हमेशा इसकी साइड लेते हैं, लेकिन इस बार हद हो गई है। इसने जियांग को पानी में धक्का देकर मारने की कोशिश की है, आपको इसे सू फैमिली से निकाल देना चाहिए। सू कहती है कि मैंने इसे पानी में धक्का नहीं दिया है, लेकिन मॉम कहती हैं कि इस बार तुमने अपनी मॉम को बहुत निराश किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। येन कहता है कि अभी पता चल जाएगा कि किसने जियांग को पानी में धक्का दिया था, और वो अपने सेक्रेटरी से सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। फिर वो सभी को दिखाता है कि कैसे जियांग ने उल्टा सू को पानी में धक्का देने की कोशिश की थी और वो खुद ही गिर गई थी। ये देखकर मॉम डैड फिर शर्मिंदा हो जाते हैं और जियांग से कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा। जियांग कहती है कि ये शायद गलतफहमी हो गई थी, मैं खुद की वजह से ही पानी में गिर गई थी। सू देखती है कि वो झूठ बोल रही है। सू अपने मैजिक से उस पर सच बोलने वाला स्पेल छोड़ देती है, जिसकी वजह से जियांग सच्चाई बताने लगती है कि मैं इससे बहुत नफरत करती हूँ, इसलिए मैं इसे मारना चाहती थी। ये सुनकर मॉम डैड जल्दी से कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, और वे बहुत हैरान हो जाते हैं। जियांग जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कि मुझे ये क्या हो गया था, मैं अपनी जुबान को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ। यान कहता है क्योंकि आप लोगों को सच पता चल गया है, तो अब से जियांग को क्या सजा मिलने वाली है। ग्रैंडपा कहते हैं कि जियांग मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू के आते ही तुम ये सब करना स्टार्ट कर दोगी, अब से दोबारा तुम मुझसे पूछे बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। सू ग्रैंडपा को थैंक यू करती है। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी येन के पास कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी में चला जाता है। इधर से वो सामने वाला घर देखकर सोचती है कि लगता है कोई मरने वाला है। वो ग्रैंडपा से पूछती है कि ये घर किसका है। ग्रैंडपा बताते हैं कि ये येन फैमिली का घर है। तो सू येन के बारे में याद करने लगती है। यहाँ पर उसे अपना किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और वो कहती है कि मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है, और मैजिक से वहाँ से गायब हो जाती है। ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं कि सू अचानक कहाँ चली गई। इधर हम सू को देखते हैं जो येन फैमिली के घर पहुँच जाती है। सामने बटलर खड़ा होता है, तो वो उससे कहती है कि मैं यहाँ ओल्ड मैन को ठीक करने आई हूँ, तुम उनसे कहो कि डॉक्टर आई हुई है। बटलर सोचता है कि इस लड़की की एज करीब 20 ईयर्स की लग रही है, इतनी कम उम्र में ये कैसे डॉक्टर हो सकती है। वो बोलता है मिस, यहाँ पर अभी येन फैमिली के पास मजाक करने का कोई टाइम नहीं है। सू कहती है तुम बस मुझे मास्टर येन से मिलवा दो। इस पर बटलर सोचता है कि शायद ये यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड है और जल्दी से अंदर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत काफी खराब होती है। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे होते हैं। अंकल आंटी सोच रहे होते हैं कि क्या सच में ग्रैंडपा मरने वाले हैं। यान बहुत परेशान होता है और डॉक्टर से पूछता है कि मेरी ग्रैंडमा कैसी हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत बहुत खराब है, आपको उनके फ्यूनरल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। डैड और ज्यादा दुखी होकर रोने लगते हैं कि मेरे डैड को क्या हो गया है। पर अंकल आंटी तो बस प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें वक्त रहते प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेना चाहिए। ग्रैंडपा जब तक जिंदा है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डैड अपने ब्रदर से कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अभी डैड यहाँ मौत से लड़ रहे हैं और तुम्हें प्रॉपर्टी की चिंता पड़ी है। अंकल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम सारी प्रॉपर्टी अकेले ही हथियाना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बेहतर है कि तुम अभी सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लो। डैड उनसे बहस नहीं करते। तभी वहाँ बटलर आ जाता है और बताता है यंग मास्टर बाहर एक लड़की दावा कर रही है कि वो ग्रैंडपा को ठीक कर सकती है। येन सोचता
सोचता है कहीं ये सू तो नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि सू वहाँ आती है। यैन उसे देखकर सोचता है कि क्या ये सच में यहाँ अपना प्रॉमिस पूरा करने आई है। सू सबको बताती है कि मैं ग्रैंडपा को ठीक कर दूंगी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी उनकी बीपी बिल्कुल लो हो गई है और ये मरने की कंडीशन में है, ये ठीक बिल्कुल नहीं हो सकते। अंकल सू को वहाँ से निकालने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि वो ग्रैंडपा को ठीक कर सकती है। वो कहते हैं कि तुम इतनी छोटी एज में डॉक्टर होने का ड्रामा कर रही हो, तुम हमसे बस पैसे ठगना चाहती हो, तुम्हारे अभी बाल भी सफेद नहीं हुए हैं, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। ये कहकर अंकल सेक्रेटरी और गार्ड को बुला लेते हैं, पर सू उन गार्ड्स को अपने मैजिक से रोक देती है। अंकल कहते हैं तुम दोनों वहाँ खड़े क्या कर रहे हो, इसे क्यों नहीं निकाल रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं मास्टर हम अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं। ये सुनकर अंकल आंटी हैरान हो जाते हैं। फिर सू ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने लगती है, तभी अचानक ग्रैंडपा की सांस ही बंद हो जाती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। अंकल कहने लगते हैं देखो इसने पैसे के चक्कर में डैड की जान ले ली है, जल्दी करो और इसे पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर दो। येन घबरा जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि ग्रैंडपा को क्या हुआ। डॉक्टर चेक करके बताता है कि ग्रैंडपा की तो सांस ही नहीं चल रही है। सभी सू को निकालने ही वाले होते हैं, तभी ग्रैंडपा रोकने के लिए कहते हैं, जानी उन्हें होश आ चुका होता है। अंकल ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ग्रैंडपा अभी तक मरे नहीं हैं और अंकल आंटी काफी सैड हो जाते हैं। डैड और येन बहुत खुश होते हैं कि उन्हें होश आ गया है। डॉक्टर ये चमत्कार देखकर शॉक में चला जाता है कि मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है और वो वहाँ से पागलों की तरह यही बोलता हुआ भाग जाता है। ग्रैंडपा येन से कहते हैं कि मैं अब पहले से भी काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर अंकल आंटी को कहते हैं कि तुम दोनों मेरे सामने से चले जाओ। अंकल आंटी मजबूर होकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडपा फिर कहते हैं कि मैं इस डॉक्टर को अपनी कंपनी का 5% शेयर देना चाहता हूँ। सू कहती है कि मुझे इस शेयर नाम की चीज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस येन से मतलब है। ये सुनकर ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और ये बात सुन लेती हैं। साथ ही देखती हैं कि ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इससे वो बहुत खुश होती हैं और सू से कहती हैं कि क्या तुम ही सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। यान कहता है ग्रैंडमा अगर आपको कोई भी शिकायत करनी है तो आप मुझसे कीजिए, पर ग्रैंडमा उसे दूर हटा देती हैं और सू के पास आकर उसे गौर से देखने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुम मेरे यान के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और मेरी डॉटर इन लॉ बनने के लिए सही हो। यान उन्हें समझाने लगता है पर ग्रैंडमा उसकी बात नहीं मानती। सू भी कहती है कि मैं आपके ग्रैंडसन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे पता है तुम अभी शर्मा रही हो, लेकिन तुम्हें अब हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर वो येन से कहती हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद वो अपने हेल्पर से जेड ब्रेसलेट मंगाती हैं और उसे सू को देने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए है, हमारी तरफ से गिफ्ट, तुमने ग्रैंडपा को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर दिया है। सू देखती है कि ये जेड ब्रेसलेट काफी कीमती है और इसकी मदद से वो अपनी शक्तियों को वापस लाने में मदद पा सकती है, इसलिए वो इसे रख लेती है। बदले में वो ग्रैंडमा को एक तबीज देती है और कहती है कि इसे आप हमेशा अपने पास रखिए, जिससे आपकी उम्र लंबी होगी। ग्रैंडमा खुश होकर कहती हैं कि हाँ मैं इसका ध्यान रखूंगी और इसे हमेशा अपने पास रखूंगी, तुम मुझे इतने प्यार से गिफ्ट दे रही हो। फिर वो अपने हेल्पर से कहती हैं कि इनका अच्छे से ध्यान रखना, ये हमारी होने वाली डॉटर इन लॉ है। येन कहता है ग्रैंडमा मैं इसे खुद ही ले जा रहा हूँ और इसका ध्यान रखूंगा। ग्रैंडमा मान जाती हैं। बाद में हम देखते हैं कि येन सू को अपनी रिजॉर्ट में लाता है। वहाँ वो उसे काफी सारे गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये सब ग्रैंडपा ने तुम्हें देने के लिए कहा है, वो तुम्हें स्पेशली थैंक यू करना चाहते थे कि तुमने उनकी कंडीशन ठीक कर दी। सू देखती है कि उन गिफ्ट में 200 साल पुराना जिंजर भी होता है। ये देखकर वो बहुत इंप्रेस हो जाती है क्योंकि इसकी मदद से और साथ ही जेड ब्रेसलेट की मदद से वो अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा सकती है। उसकी कैट की तीसरी पूंछ भी वापस आ जाएगी, इसलिए वो ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेती है। यान कहता है कि मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुमने मेरी मदद की है। सू कहती है कि तुमने मुझे ये सारे गिफ्ट दिए इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। यान कहता है कि ये सब तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने भेजे हैं, मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इस पर सू उसके पास आकर पूछती है तुम मुझे बस अपना सोने का समय दो। यान हैरान हो जाता है और सोचता है इसके पास आने से मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है। बाद में हम देखते हैं कि सू का मसाज हेल्पर कर रही होती है और वो अपनी शक्तियों को वापस लाने की ट्राई कर रही होती है। यान वहीं खड़ा सोच रहा होता है कि ये तो बस मुझे अपने कंधे पर सोने के लिए बोल रही थी और मैं कुछ और ही समझ रहा था। हेल्पर पीछे हट जाती है। यान कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं, देखकर बताओ ये कैसे हैं। तभी वहाँ हेल्पर बहुत सारी ज्वेलरी और काफी सामान लेकर आती है। सू उन्हें देखती है जिनमें से कुछ चीजें उसके काम की लगती हैं, तो वो कुछ चीजों को चुनने लगती हैं। दोनों हेल्पर आपस में बात कर रही होती हैं कि ये वुमन कितनी लालची है और ये पहली है जिसे यंग मास्टर ने अपनी ओल्ड विला में लाया है और उसे इतने कीमती गिफ्ट्स भी दे रहे हैं। इधर सू सब चीजों को देखकर कहती है कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए और बाकी चीजों को पैक करने को कहती है। यान मान जाता है। फिर सू कहती है तुम खड़े क्यों हो, आकर मेरा कंधा दबाओ, जिस पर यान फिर उसका कंधा दबाने लगता है और सोचता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। बाद में वो एक लॉकेट को चूज करती है और इसे पहनाने के लिए कहती है। यान फिर से अपने हाथों से उसे पहनाता है और सोचता है कि ये काफी ब्यूटीफुल है। इधर ये दोनों मेड आपस में बात कर रही होती हैं कि ये वुमन कितनी अहंकारी है, मैंने सुना है कि ये विलेज एरिया से आई है, फिर भी देखो कैसे यंग मास्टर पर हक जता रही है और उन्हें ऐसे ट्रीट कर रही है। देखने से तो नहीं लगता कि यंग मास्टर की ये गर्लफ्रेंड है, इनका रिलेशन कुछ और ही लगता है।
येन से पूछता है कि तुम्हें यहाँ आकर कैसा फील हो रहा है। वो कहती है ठीक फील हो रहा है। येन कहता है तो मैं फिर ये पूरा रिजॉर्ट तुम्हारे नाम कर दूंगा, और बोलता है मैं कुछ देर में वापस आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तभी वो मेड सू को ताना मारने लगती है कि तुम्हें आराम से खाना खाना चाहिए और रहना चाहिए, इस तरह के नखरे नहीं दिखाने चाहिए। जिस पर सू कहती है कि वो मेरी सेवा कर रहा है, इसका सौभाग्य है, वैसे मैं किसी से भी उसका तोहफा एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। ये सुनकर दूसरी वाली मेड कहती है कि ये काफी ज्यादा टीवी सीरियल की तरह नहीं दिख रही है जैसे टीवी सीरियल में रानियां होती हैं। वो मेड कहती है तुम क्या बात कर रही हो, ये एक रानी है, बस हमारे यंग मास्टर ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, जब वो इससे ऊब जाएंगे तो देखना जरूर इसे छोड़ देंगे। सू कहती है कि मुझे तो नहीं पता कि मेरा अंत कैसे होगा, पर देखने से लग रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। मेड इस पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है यंग मास्टर, तुम्हारे कहने से मुझे यहाँ से निकाल देंगे, बल्कि मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी पीछे से येन बोलता है क्या सच में? तो मेड जल्दी से कहने लगती है कि यंग मास्टर आप आ गए, देखिए ये वुमन आपके जाने के बाद कह रही थी कि इसकी सेवा करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो येन बोलता है हाँ ये तो सही कह रही थी। मेड बोलती है मैं आपका अपमान होते हुआ नहीं देख सकती, पर येन कहता है इसको यहाँ से ले जाओ, और हाँ ध्यान रखना कि दोबारा ये हमारी जियांग फैमिली की किसी भी बिजनेस में काम ना कर पाए। मेड ही सुनकर हैरान हो जाती है। गार्ड्स वहाँ से उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वो चिल्लाती रह जाती है। येन फिर सू के पास आकर डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि मैंने इसे तुम्हारे नाम कर दिया, पर सू कहती है कि मुझे बहुत देर हो गई है तो मैं जा रही हूँ। वो सोचती है कि इससे पहले किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की, मैं जहाँ भी जाती थी लोग मुझे देखते ही तिरस्कार करते थे, पता नहीं मेरे प्रति इतना काइंड क्यों हो रहा है। येन उसे रोकते हुए पूछता है कि फिर हम कब मिलेंगे, तो वो बोलती है जब मुझे जरूरत होगी, और वहाँ से चली जाती है। येन सोचने लगता है कि कब जरूरत पड़ेगी। इधर सू घर आती है तो जियांग उसके हाथ का सामान लेकर देखने लगती है, जहाँ वो डायमंड नेकलेस देखकर सोचती है कि ये तो हार्ट ऑफ द ओशन है, मैंने देखा था कि ऑक्शन में इसे किसी रहस्यमय आदमी ने खरीदा था, ये इसके पास कहाँ से आ गया, इसकी कीमत तो बिलियंस में है। डैड सू पर गुस्सा करने लगते हैं कि इतनी रात हो गई है और तुम किसी मैन के साथ कैसे रह सकती हो, क्या तुम्हें बिल्कुल सू फैमिली के रूल्स के बारे में नहीं पता है। सेक्रेटरी कहता है कि ये मिस्टर येन के मैनर में थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जिससे आपकी इज्जत पर कोई फर्क पड़े। जियांग सू से बोलने लगती है कि सू तुमने यहाँ आए हुए कुछ टाइम में ही हुआ कि तुम यहाँ पर आदमियों से फायदा उठाना सीख रही हो, मैंने सुना था कि येन किसी को भी अपने मैनर में नहीं ले जाता है, तो वो तुम्हें कैसे ले गया। सू उसकी बकबक नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए अपने मैजिक से उसका मुंह ही बंद कर देती है और कहती है कि सामान मेरे कमरे में रखवा देना। जियोंग काफी हैरान होती है कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, और गुस्से से सोचती है कि वो ओल्ड मैन तुम्हारी साइड ले रहा है, वरना मैं तुम्हें कब का निपटा चुकी होती। इधर तभी ये दोनों जा रहे थे तो हान आ जाता है और डैड को हेलो करता है। उसे देखकर जियांग खुश होती है और कहती है कि ब्र आप कॉन्सर्ट से वापस आ गए। हान हाँ कहता है और बोलता है कि मैंने सुना है सू भी वापस आ गई है। जियांग कहती है कि हाँ, उसने आते ही मेरे रूम पर भी कब्जा कर लिया और मुझे बुली कर रही है, पर फिर भी ग्रैंडपा उसकी ही साइड ले रहे हैं। हान कहता है मैं जाकर ग्रैंडपा से बात करता हूँ, पर डैड मना कर देते हैं कि ग्रैंडपा उसकी बहुत साइड लेते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम अपनी इमेज मत खराब करो। जिस पर हान फिर कुछ नहीं बोलता और रुक जाता है। इधर स्यू को देखते हैं जो अपने रूम में आकर कल्टीवेशन कर रही होती है और काफी खुश होती है कि लगता है मैं डेविल वर्ल्ड में जा सकूंगी क्योंकि मेरी कैट की 4 पूंछ निकल गई है। ये सब जियांग फैमिली के कारण हुआ है। बाद में हम देखते हैं जियांग अपने लिए ड्रेस देख रही होती है क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग पर पर आई थी और वहाँ वो कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट कर लेती है और हेल्पर से कहती है जाकर सभी पैक करवा देने के लिए, पर हेल्पर कहती है कि डायरेक्टर ने कहा है कि शूटिंग के वक्त ही जो ड्रेस चाहिए उसे यूज करने के लिए आप पहले से ड्रेस नहीं ले जा सकती हैं। जिस पर जियांग उस पर चिल्लाने लगती है कि मैं जियांग फैमिली की डॉटर हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम छोटी सी हेल्पर मुझे बताओगी कि क्या करना है और क्या नहीं। जिस पर वो फिर मान जाती है क्योंकि उसे जियांग काम से ही निकलवा देती और उसके लिए सभी ड्रेसेस पैक कर देती है। जियांग जा रही थी तभी वहाँ सू और यान भी आ जाते हैं क्योंकि यान ने सू को सेट पर बुलाया था शूटिंग के लिए। सू भी यहाँ पर मान गई थी क्योंकि उसे अपने कल्टीवेशन में हेल्प मिल रही थी यान के साथ रहने के लिए। वो जब आता है तो देखता है वहाँ ड्रेसेस नहीं थी, तो वो हेल्पर से पूछता है कि मैंने सभी कॉस्ट्यूम मंगवाए थे, वो कहाँ है। हेल्पर माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने मिस जियांग को मना किया था पर फिर भी उन्होंने अपने लिए सारे कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर लिए हैं। यान गुस्सा करने लगता है कि वो हर वक्त अपनी घटिया चालें चलती रहती है। यहाँ पर भी वो जानबूझकर सारे एसयू के कॉस्ट्यूम ले गई ताकि वो फिल्म की शूटिंग ऑडिशन में अच्छी ना देख सके। वो जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि यहाँ फिल्म के सेट पर जल्दी से जल्दी अच्छी डिजाइनिंग ड्रेसेस लाओ, पर एसयू उसे मना कर देती है और वहाँ पर सिंपल ड्रेस को ही चूज करके चली जाती है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो सभी को बता रही थी कि मेरी सिस्टर विलेज एरिया से आई है, तो उस सेट पर कोई गलती हो जाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा और उस माफ कर दीजिएगा। हान कहता है कि मेरी सिस्टर कितनी काइंड और इंटेलिजेंट है, अगर एसयू के पास थोड़ा भी दिमाग होता तो वो पहले ही हार मानकर पीछे हट जाती। यान की फ्रेंड ये सुनकर कि सू विलेज एरिया से है बोलने लगती है कि वो डेमन का किरदार कैसे निभा सकती है। डेमन का किरदार निभाने के लिए पहले से अच्छे से एक्टिंग आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर को एक्टिंग का ए भी आता होगा। सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ सू आती है जो बिल्कुल सिंपल ड्रेस में भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही
थी, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड्स जियांग की साइड छोड़कर सू की ही तारीफ करने लगती हैं कि ये काफी ज्यादा डेविल वाइब दे रही है। भले ही इसने नॉर्मल ड्रेस पहना है पर फिर भी ये बिल्कुल उस किरदार की तरह ही फील हो रही है। तभी वहाँ डायरेक्टर भी आ जाते हैं और जब सू को देखते हैं तो कहते हैं कि मुझे ऐसी ही एक्ट्रेस चाहिए मेरे मेन लीड के लिए, ये बिल्कुल डेविल मास्टर के लिए सूटेबल लग रही है। जियांग की फ्रेंड सू की बुराई करने लगती हैं कि सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने से कुछ नहीं होता, एक्टिंग भी आना जरूरी होता है और ये एक विलेज एरिया से आई हुई एक्टिंग कैसे कर सकती है। यान सू को उनके बातों पर ध्यान देने से मना करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ। इधर डायरेक्टर जियांग का ऑडिशन दे रहे थे जहाँ वो पियानो बजा रही थी और उसे देखकर उसका ब्रदर हान उसकी तारीफ करता है कि ये बचपन से पियानो बजाने में अच्छी है पर अब उसका टैलेंट और ज्यादा बढ़ गया है और डायरेक्टर से कहता है कि मेरी सिस्टर इस रोल के लिए परफेक्ट है। जियांग जब पियानो बजा कर आती है तो डायरेक्टर कहते हैं कि तुमने अच्छा प्ले किया है लेकिन रोल के हिसाब से ये उतना ठीक नहीं था। लेकिन उसका ब्रदर हान तो तारीफ करने लगता है कि मेरी सिस्टर सबसे अच्छी है और उसने अच्छा प्ले किया है। जियांग भी ट्रेन लगती है और वो सू से कहती है कि सिस्टर तुम क्यों बैठी हो, आकर अपना स्टेज पर ऑडिशन क्यों नहीं दे रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पीछे हट गई। डायरेक्टर सू को ऑडिशन देने के लिए कहते हैं तो सू स्टेज पर आती है और सभी से कहती है कि स्टेज से पीछे हटने के लिए, पर स्टाफ कहने लगते हैं कि तुम बस एक एक्टर हो, तुम डायरेक्टर को कैसे ऑर्डर दे सकती हो कुछ भी चेंज करने के लिए। सू भी कहती है कि खुद को इतना ऊपर मत समझो, यहाँ पर डायरेक्टर ही सबसे ऊपर होते हैं और उनके ही ऑर्डर हम लोगों को मानने पड़ते हैं। सभी तो यही बात करने लगते हैं कि ये विलेज से आई है और इसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन डायरेक्टर सू का सपोर्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि ये जैसा बोल रही है वैसा ही हमें करना है और सभी लोग पीछे चले जाते हैं। तो फिर सू अपना तलवार मैजिक से निकाल लेती है जिसे देखकर सभी तो हैरान होते हैं कि इसमें बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग कैसे की है। सू बिल्कुल अपने रियल लाइफ की सीन से एक्सपायर होकर एक्टिंग को रियलिस्टिक बना रही थी क्योंकि वो स्टोरी बिल्कुल उसके लाइफ की तरह ही थी। सू भी एक डेविल डायमंड रह चुकी है और उसे एक्टिंग भी डेविल डीमन का ही करना था, तो वो बहुत ही अच्छा परफेक्ट एक्टिंग करती है। डायरेक्टर सू की एक्टिंग देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि मुझे तो बिल्कुल यही रोल चाहिए था। इधर जियांग का तो पोपट ही बन जाता है क्योंकि वो सू की वीडियो बना रही थी कि कहीं ये गलती करे और इसकी बदनामी हो, लेकिन वो उसकी एक्टिंग को देखकर ही गुस्सा करने लगती है। यान जब देखता है कि सू इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है तो वो भी काफी हैरान होता है और उसे देखता ही रह जाता है। डायरेक्टर डिसीजन ले लेते हैं कि मेन लीड का किरदार सू ही लेगी। इधर हम मॉम डैड को देखते हैं जो कि खुशी से पागल हो रहे थे कि जरूर हमारी जियांग ने ऐसा एक्टिंग किया होगा कि डायरेक्टर इम्प्रेस हो गए होंगे और मेन लीड का रोल तो उसे ही मिलने वाला है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और वो भी काफी तारीफ करने लगते हैं, आपकी डॉटर बहुत टैलेंटेड है। मॉम डैड को लगता है कि वो जियांगा की बात कर रहे हैं और डायरेक्टर को थैंक यू करते हैं उनकी डॉटर का ध्यान रखने के लिए। और मॉम कहती है कि मेरी डॉटर से अगर कोई गलतियां हो गई हो तो आप माफ कर दीजिएगा, हम घर जाकर उसे सिखाएंगे। पर डायरेक्टर कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी डॉटर ऑलरेडी टैलेंटेड है। फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आती है जिसे मॉम डैड काफी खुश होते हैं कि तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया, तुम ही हमारी डॉटर हो और हमारा हमेशा मान रखती हो। तभी वहाँ पर यन आता है और कहता है कि लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, डायरेक्टर ने मेन लीड का रोल जियांग को नहीं बल्कि आपकी डॉटर सू को दिया है। जिसे देखकर मॉम डैड का मुंह देखने लायक होता है और वो जियांग से पूछते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। वो जल्दी से सोचने लगती हैं कि मुझे भले ही मेन लीड का रोल नहीं मिला तो क्या मॉम डैड मेरी साइड लेंगे। और वो कहती है कि डैड अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, सिस्टर के पास तो मैन को सिड्यूस करने का तरीका है और वो उसी के सहारे रोल ले सकती है, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है इसलिए मुझे मेन लीड का रोल नहीं मिला। जिस पर यन तो गुस्से से बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। यान सुनकर सभी वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि सू कितनी घटिया है, हमने सोचा था कि इसे एक्टिंग की वजह से रोल मिला है पर यहाँ बात कुछ और ही है। सू कहती है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यन कहता है कि फिर भी मैं तुम्हें इस तरीके से बदनाम होते हुए नहीं देख सकता। और वो अपने फोन का वीडियो दिखाता है जहाँ पर सू की एक्टिंग स्किल साफ तरीके से दिख रही थी कि कितना अच्छा एक्टिंग कर रही है। ये देखकर मॉम डैड के साथ वहाँ के सभी लोग हैरान होते हैं और जल्दी से सू से माफी मांगने लगते हैं। वो कहती है कि कोई मुझे बुराई करे या फिर तारीफ, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और यन को चलने के लिए कहती है। जियांग को तो काफी गुस्सा लग रहा था कि उसका सभी प्लान फेल जा रहा था, तो वो सोचने लगती है कि तुम्हें एक्टिंग आती है तो क्या हुआ, पर ये सभी शूटिंग अब्रॉड में होंगे और वहाँ पर इंग्लिश चाहिए, तुम तो एक विलेज की लड़की हो, तुम्हें कहाँ से इंग्लिश आएगी। पर सू तो उसकी सब बातें जान रही होती है और सोचती है कि डेविल से ये दुनिया काफी मिलती जुलती है, फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इंग्लिश चीज क्या है। इधर यान जब घर आता है तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम अकेले क्यों आ रहे हो और मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ पर है। यान उनके पास आता है और बोलता है कि ग्रैंडपा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि हम बस एक अच्छे फ्रेंड हैं। जिस पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम हमारी इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ को छिना चाहते हो, मैं बता रही हूँ कि तुम्हें इतनी अच्छी लड़की को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा ही करने लगते हैं और कहते हैं जल्दी से फोन लगाओ। जिस पे यान भी खुश हो जाता है कि मुझे स्यू से मिलने का मौका मिलेगा और वो यहाँ पर जानता था कि उसके ग्रैंडपा बस एक्टिंग कर रहे हैं। फिर वो स्यू के पास कॉल लगाने लगता है। इधर हम स्यू को देखते हैं जो कि यही सोच रही होती है कि पूरे स्यू फैमिली में इंग्लिश को सिखाने का कोई भी साधारण नहीं है, लगता है मुझे इसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तभी उसके पास कॉल आता है। यहाँ
पर उसे यन ने फोन भी दिया था जिसकी मदद से वो दोनों बात कर सके। स्यू फोन उठाती है तो यन कहता है कि मेरे ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है, तुम जल्दी से यहाँ पर आओ। तो वो टेलीपोर्ट होकर ही सीधे उनके पास आ जाती है, जिससे तो वो सभी डर जाते हैं। यन जल्दी से सोचने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि इसके पास टेलीपोर्ट होने का मैजिक है, ग्रैंडपा को शक न हो जाए। इधर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी दोनों देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत जल्दी ही आ गई, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये मैजिक भी है, ये थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा है। और वो इस बात को बुलाकर जल्दी से कहने लगते हैं कि तुम दोनों को कुछ बात करनी चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं ओल्ड हो गया हूँ, तुम्हें तबीयत खराब होती रहती है, तो तुम इसकी चिंता मत करो और अच्छे से यहाँ पर रेस्ट करो, और वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। इधर सू जाने लगती है तो यन उसे कहता है कि हम दोनों क्या कुछ बात कर सकते हैं। वो कहती है कि मुझे एबी रोड जाना है, तुम जल्दी बोलो। वो पूछता है कि तुम एबी रोड क्यों जा रही हो, तो वो कहती है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बाद में हम देखते हैं कि वो सू को उसके स्टडी रूम को दिखा रहा था। यहाँ पर सेक्रेटरी तो कहता है कि ये देखिए, ये सारे अवार्ड हमारे यंग मास्टर ने जीते हैं और ये सब अवार्ड अब्रॉड से ही मिले हैं, इन्हें इंग्लिश के बारे में काफी अच्छे से पता है। सू कहती है कि मुझे इंग्लिश सीखना नहीं है बल्कि इंग्लिश बोलना है, जिस पर वो तो हैरान हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो सू को इंग्लिश सिखा रहा था और ऐसे करते करते दिन से रात हो जाता है। सू अपना इंग्लिश टेस्ट किया हुआ दिखाती है, जितना भी उसे यन ने बताया था उसे कहीं ज्यादा पता हो चुका था, जिसे देखकर यन तो हैरान हो जाता है कि तुम इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे सीख सकती हो। वो कहती है कि मैंने जितना इंग्लिश को हार्ड समझा वो उतना भी हार्ड नहीं है और मैंने इसे आसानी से सीख लिया, जिस पर यन तो काफी खुश होता है। उन्हें साथ में ग्रैंडमा भी देख रही होती हैं, जो उनके लिए दलिया बनाकर लाई होती हैं। मैट कहती है कि हम उन्हें दे दें, पर वो मना कर देती हैं कि ये दलिया से कुछ नहीं होगा, वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए कुछ न्यूट्रिशियस खाना देना होगा। बाद में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा काफी सारे डिशेस बनाए होते हैं सू के लिए और वो उसे खाने के लिए कहती हैं। यन तो उसके लिए क्रैब को भी पील कर रहा था, जिसे देख सू सोचने लगती है कि मेरी इतनी केयर कर रहा है, हालांकि डेविल वर्ल्ड में भी इतना मदद होती थी मेरी, लेकिन कोई भी मेरे लिए इस तरीके से फिश छील कर नहीं दिया। यन कहता है कि मैंने देखा है तुमने एक ही दिन में इंग्लिश लिखना और बोलना दोनों सीख लिया है, तो फिर तुम अब इंटरनेशनल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गई और तुम्हें देना चाहिए, जैसे तुम आगे की भी स्टडी कर सकती हो। तो वो मान जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों अपना रिजल्ट चेक करने आए होते हैं। यन वहाँ से उसके ग्रेड से रिलेटेड बात करने चला जाता है। सू को वहाँ पर जियांग दे उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस इंटरनेशनल एग्जाम में पास हो जाओगी, तुम्हें इंग्लिश का ए भी पता है क्या। सू उसके पास आती है, जिससे जियांग डर जाती है कि तुम क्या करने वाली हो। उसका प्रतिहान कहता है कि डरो मत, ये क्या ही करेगी, इसकी हिम्मत है। तुम्हें धमकाने की, हम सभी यहाँ पर हैं। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि रिजल्ट आ चुका है और अपने रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट चेक करने के लिए। तभी हान का ब्रदर देखता है कि उसकी सिस्टर का यानी कि जियांग का 62 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, तो वो काफी खुश होने लगता है कि तुमने फाइनली इंटरनेशनल इंग्लिश एग्जाम में पास कर लिया है। मॉम डैड भी खुश होते हैं कि तुमने हमें निराश नहीं किया। जियांग कहती है कि हाँ, मुझे तो ये लाना ही था, पर कुछ लोग जैसे नहीं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, फिर भी इंटरनेशनल एग्जाम में बैठने गए हैं। अगर मैं इनकी जगह होती तो कहीं डूब जाती। तभी वहाँ पर एक लड़की जा रही थी और वो यन की बातें सुनकर कहने लगती है कि अगर मिस सू ने एग्जाम दिया है तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। जियांग कहती है कि तुम कौन हो और इतने नॉर्मल सी ड्रेस पहनने वाली मुझसे कैसे जंग लड़ सकती हो। वो कहती है कि मैं तो बस आपको बता रही थी कि रिजल्ट आने से पहले किसी को जज नहीं करना चाहिए। जियांग तो बोल ही रही थी, जिससे सू उसका मुंह ही बंद करने जा रही है। तभी वो एक पेंडेंट दिखाने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी जादू के बारे में पता है, इसलिए मैंने पहले ही मास्टर से ये ताबीज बना ली है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी। सू हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं पाऊंगी, और उसे नाइफ से अटैक करने जा रही थी, जिसे जियांग कहने लगती है कि तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकती हो, कहीं तुम इस बात से डर तो नहीं रही कि मैं इंग्लिश में मार्क्स लाई हूँ, तो अब मैं तुम्हारी जगह पर रोल छीन लूंगी। तभी वहाँ पर यन आ जाता है और वो बताता है कि मैंने तुम्हारा स्कोर चेक कर लिया है, तुमने 100 में से 100 लिया है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। डैशबोर्ड पर भी सू का नाम चलने लगता है, जो कि उसने फुल मार्क्स गेन किए थे। ये देखकर जियांग तो हैरान हो जाती है कि इसकी इंग्लिश में इतने मार्क्स कैसे आ गए। मॉम डैड तो काफी गुस्सा करने लगते हैं कि ये एक नालायक लड़की है, इसलिए इंग्लिश में इतना ज्यादा स्कोर कैसे कर लिया। सांची ये देखकर सू को एक गिफ्ट देती हैं और वो अपना टॉय निकालती हैं। पूछती हैं कि क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी, जिस पर सू कहती है कि हाँ, अब से हम फ्रेंड हैं, और बदले में वो भी एक पेंडेंट देती है और कहती है कि अगर तुम्हें खतरा फील हो तो तुम इसे तोड़ देना, मैं तुम्हारे हेल्प करने चली आऊंगी। तो वो हाँ कर खुश होती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। यान सोचने लगता है ये कितनी काइंड है, इस वर्ल्ड की ना होकर भी या यहाँ के लोग की कितनी ज्यादा हेल्प करने के लिए रेडी रहती है और उनके साथ काइंड भी होती है। मुझे इसकी काइंडनेस देखकर और ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। जियांग तो ये सब देखकर काफी गुस्सा कर रही होती है कि सभी लोग इस सू के प्रति काइंड क्यों होते हैं, मुझे लगता है कि ये ब्यूटीफुल है इसलिए, और अपने मास्टर के पास कॉल करके कहती है कि क्या आप मुझे और सुंदर बना सकते हैं। तो उसके मास्टर रिप्लाई करते हैं कि सुंदर बनाने के लिए तो किसी की बलि देनी पड़ेगी, कोई ब्यूटीफुल लड़की की। अगर तुम उसका इंतजाम कर सकती हो तो मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूंगा। जिस पे वो नजर घुमाती है तो वहाँ पर सांची दिखती है, तो वो कहती है कि हाँ, मुझे कोई मिल गया है। बाद में हम देखते हैं कि उसने सांची को किडनैप कर लिया था और वो रो रही थी। तो जियांग उसे कह रही थी कि तुम ज्यादा परेशानी क्रिएट मत करो, तुम्हें
यहाँ पर कोई बचाने नहीं आने वाला। तभी वहाँ पर उसका मास्टर आ जाता है, सुंदर होने वाले गुड़िया देता है, जिसे जियांग खुश हो जाती है। फिर वो सांची की तरफ आने लगती है कि अब तुम मेरा शिकार हो, पर वो काफी ज्यादा डरने लगती है, जिससे तभी उसका लॉकेट गिरकर टूट जाता है। इधर सू को पता चल जाता है कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वो यांग के साथ वहाँ से गायब हो जाती है और इन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है, जिससे जियांग तो सब में चाली गई, ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। सांची सू को देख जल्दी से हेल्प करने के लिए बोलती है। इधर मास्टर सू को देखकर बोल रहा था कि तुम कौन हो और तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। वो कहती है कि तुम जैसे घटिया पर्सन से मुझे बात नहीं करनी है, मैं सीधे तुम्हें हेल में भेजती हूँ। और वो उसे फाइट करने लगती है, जहाँ पर उसका मास्टर एक ग्रीन स्नेक छोड़ देता है, पर सू की बिल्ली उसे निगल लेती है, जिससे उसे मास्टर का ब्लड आने लगता है और वो उल्टा जियांग पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने आज मुझे मार डाला है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ से गायब हो जाता है। सू देखती है कि उसकी बिल्ली का एक और पूंछ निकल गया है, तो वो काफी खुश होती है कि मुझे नहीं लगा था कि सांप के निकलने से मेरी बिल्ली का एक और पूंछ निकल आएगा। इधर जियान तो काफी डर चुकी होती है और उससे माफी मांगने लगती है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। पर सू उसे इस बार जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसने एक इंसान को हर्ट करने की कोशिश की है, इसलिए कहती है कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से ही गायब कर देती हूँ। यैन उसे रोक लेता है कि तुम खुद के हाथ गंदे मत करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, वो इसे हैंडल कर लेगी। और कॉल करके कहता है कि यहाँ पर जियांग ने किसी को किडनैप करने की कोशिश की है, तो उसे आकर ले जाने के लिए। बाद में देखते हैं कि सू अपनी बिल्ली के साथ खड़ी होती है, जहाँ पर यैन उसे कह रहा था कि मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर वो सोचती है कि ग्रैंडपा मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मुझे उनके बर्थडे में जाना चाहिए, और वो मान जाती है। फिर वे दोनों घर आते हैं, जहाँ पर आंटी मेड्स को अच्छे से साफ सफाई करने के लिए कहती हैं। तभी वो स्यू को देखती हैं और कहने लगती हैं, मैंने सुना है तुम ही स्यू फैमिली की डॉटर हो, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम यान फैमिली के पैसों की लालच में हमारे घर तक चली आओगी। और वहाँ से चली जाती हैं। तभी उनकी डॉटर भी आ जाती है स्यू को ताना मारने के लिए और कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है हमारी फैमिली में पेट्स को पालना अलाउ नहीं है। तो यान उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये हमारे घर की गेस्ट है, तुम इससे ऐसे कैसे बात कर रही हो। वैन कहती है कि आप इस कल की आई हुई लड़की के लिए मुझे डांट रहे हैं। यान कहता है कि तुम ही बदतमीजी कर रही हो, जल्दी करो और इससे माफी मांगो। पर वो गुस्से से कहती है कि मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी, और सोचने लगती है कि अगर मेरे पास कुछ मैजिक होता तो मैं आपको इस वुमन से दूर कर देती, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। यान स्यू से माफी मांगता है कि मुझे पता है वैन की गलती है, लेकिन अंकल आंटी ने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव करती रहती है, तुम इसकी बातों को सीरियस मत लेना। स्यू कहती है कोई बात नहीं, मैं बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। बाद में हम देखते हैं कि सभी डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ ग्रैंडमा और ग्रैंडपा काफी सुखी केयर करते हैं। सभी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी सेक्रेटरी आता है और बताता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मिस वैन अपने फ्रेंड के साथ सुबह से ही कसीनो गई है, पर वो अभी तक घर नहीं आई है, और जब हमने पता किया तो पता चला कि वहाँ पर वो फंस गई है और वे लोग काफी पैसों की डिमांड कर रहे हैं। ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये लड़की कब सुधरेगी, मैंने मना किया था कसीनो में नहीं जाने के लिए, वहाँ पर सभी एक नंबर के गुंडे होते हैं और वे बच्चों को फंसाकर पैसे ऐंठना चाहते हैं, मैं अभी जाकर देखता हूँ। यन कहता है आप रहने दीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमसे ये चीज अकेले हैंडल नहीं हो सकती, जिस पर येन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सू को भी साथ में लेकर जा रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। इधर हम वैन को देखते हैं जो उन गुंडों के साथ गेम खेल रही होती है, लेकिन वे लोग उसे आसानी से धोखा देकर हरा देते हैं, जिससे वो समझ जाती है और कहती है ये कैसे हो रहा है, तुम कैसे जीत सकते हो और तुम्हारे पास इतने सारे पत्ते कैसे आ रहे हैं। वो आदमी कहता है मिस आप हार गई हैं, तो आपको हमें पैसे देने चाहिए, पर वो मना कर देती है और कहती है कि तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। पर वे गुंडे उन्हें जाने से रोकने लगते हैं और उन्हें मारने वाले भी होते हैं। तभी वहाँ पर येन और सू आ जाते हैं। येन कहता है कि मैं इन सभी के बदले पे कर देता हूँ, पर वैन मना करने लगती है और कहती है ब्रदर इन सभी ने मिलकर हमें चीट किया है, आप इसके बदले पैसे मत दो। सू भी उसके कार्ड्स हटा देती है और उस आदमी से कहती है कि मैं तुमसे शर्त लगाना चाहती हूँ, जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही सही। और फिर वो उसके साथ खेलने लगती है, जिसमें वो एक राउंड हार जाती है। ये देखकर वैन और ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि ये औरत हमें और कर्ज में डुबा देगी। ब्रदर आप इसकी बात मत मानिए, पर येन उस पर ट्रस्ट करता है। सू कहती है कि मैं एक बार में पूरा दाव लगाना चाहती हूँ, तो वो गुंडा भी मान जाता है। साथ वाले लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये औरत पागल है, एक बार में सब कुछ लगाना चाहती है, पर उसका बॉस बातों को सीरियस नहीं लेता और पूरा दाव लगा देता है। तभी वो देखता है कि उसके पास 3 के 3 आए होते हैं, जिससे वो काफी खुश होता है कि मैं जीत गया। पर सू अपना पत्ता मैजिक से चेंज करती है और जब दिखता है तो उसमें 3 इक्का होता है। ये देखकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता है। यहाँ पर सू एक ही बार में सारा बकाया क्लियर कर देती है। वो आदमी फिर से उससे एक और दांव खेलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है, तो वो अपने गुंडों को भेजने लगता है, जिसे सू अपने मैजिक की मदद से उन सभी की अच्छे से धुलाई कर देती है और कहती है कि तुम लोगों की यही सजा होगी मुझसे उलझने की। वे सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सा मैजिक है। इधर वैन सू से काफी इम्प्रेस हो चुकी होती है कि उसने एक ही बार में इन्हें हरा दिया और साथ ही इनकी अच्छी पिटाई भी कर दी। वो सोचती है कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ बनने के लायक है। बाद में हम देखते हैं कि वे सभी घर आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोबारा कसीनो में जाने की हिम्मत भी मत करना, मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया था। अच्छा हुआ सब कुछ ठीक से हो गया, वरना कोई प्रॉब्लम हो जाती तो क्या होता। वो हाँ कहती है। बाद में हम देखते हैं
कि येन और सू एक ऑक्शन में आए होते हैं। वहाँ सू देखती है कि उसकी पेंटिंग ही ऑक्शन में होती है। वो सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बनाई हुई पेंटिंग यहाँ तक पहुँच जाएगी। उस पेंटिंग पर येन 2 मिलियन की बोली लगाता है, क्योंकि वही 2 मिलियन से ही स्टार्ट हुई थी। तभी एक और लड़की आती है जो 2 मिलियन से भी ज्यादा की बोली लगाती है। वो सू से कम्पीट करना चाहती थी। येन और ज्यादा बोली लगाने जाता है, पर सू उसे रोक देती है और कहती है कि ये चीज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस पर येन फिर बोली नहीं लगाता और पेंटिंग उस लड़की की हो जाती है। फिर एक पौधा लाते हैं जो कि बताते हैं ये काफी विशेष जड़ी बूटी वाला पौधा है और ये दुनिया में मात्र एक ही है और उसकी बोली 100 मिलियन से लगना स्टार्ट होती है, जिस पर येन उसे फिर से बोली लगाता है। लेकिन वो लड़की दोबारा से उसकी बोली को बढ़ाने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उस लड़की के खिलाफ नोटिस जारी हुआ था टैक्स और चोरी का। वो कहने लगती है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आपको जो भी कहना है वो पुलिस स्टेशन में कहिए, जिस पर उस लड़की को वहाँ से जाना पड़ता है। जादी बूटी वाला पौधा सू को मिल जाता है और वो सोचती है कि ये खाने से मेरे कैट का 8वां पूंछ निकल आएगा और मैं अपने वर्ल्ड में जा सकती हूँ। मेरा पोर्टल अब खुल सकता है। इधर ये सुनकर येन सोचता है आखिर वो दिन आ ही गया। बाद में हम देखते हैं कि वो स्मोकिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर वेन आती है और वो पूछती है ब्रदर आप यहाँ पर स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, और उसे ड्रिंक पीने के लिए देती है। पूछती है कि क्या आपके और सिस्टर इन लॉ के बीच कोई झगड़ा हुआ है। वो बोलता है कि नहीं, झगड़ा तो नहीं, लेकिन वो जहाँ की है वहाँ पर जाने वाली है। वो बोलती है ब्रदर आप उसे कैसे जाने दे सकते हैं, आपने बता क्यों नहीं दिया कि आप उसे पसंद करते हैं। येन कहता है पर वो हमारे वर्ल्ड में नहीं है। वेन कहती है कि क्या हो अगर उन्हें इसी वर्ल्ड में रहने का कोई रीजन मिल जाए। वो एक अच्छा प्लान बताती है। बाद में देखते हैं कि वे दोनों कैंडल जलाकर बैठे होते हैं, जहाँ पर सू येन से पूछती है कि तुमने इतने सारे कैंडल क्यों जलाए। वो बोलता है कि घर की बिजली चली गई थी इसलिए। फिर वे दोबारा डिनर करने लगते हैं तो येन उसे एक सुर से देख रहा था। वो पूछते हैं कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सू बोलती है हाँ बोलो। येन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। सू कहती है कि क्या हम दोनों साथ में नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जिस पर सू येन के साथ बिताए हुए सभी पलों को सोचने लगती है और फिर कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तुम्हें 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। जिस पर वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारी कंडीशंस मानने के लिए तैयार हूँ। वो बताती है कि पहला, मेरे द्वारा लिए गए डिसीजन पर तुम कभी सवाल नहीं करोगे। दूसरा, अगर तुम किसी भी दूसरी लड़की को देखोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तीसरी शर्त यह है कि मैं हर टाइम अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देती हूँ तो तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जिस पे वो जल्दी से कहता है कि मैं कभी किसी और की तरफ नहीं देखूंगा, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। और वो सारी शर्तें मानने के लिए रेडी था। सू कहती है ठीक है, मैं चलती हूँ। वो कहता है कि तुमने अभी मुझे प्रॉमिस किया था। तो वो कहती है हाँ ठीक है, और उसे अपना बॉयफ्रेंड बोलती है, जिससे येन बहुत खुश हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि सू अपने कल्टीवेशन से अपने कैट की 8वीं पूंछ उगा लेती है और सोचती है कि अब मैं उसे स्वर्ग की विपत्ति से बचा सकूंगी। तभी वो देखती है कि उसे वार्निंग मिलने लगती है, इसलिए वो येन को देखती है जो कि सो रहा था और सोचती है पहले मैं अकेली थी और उस विपत्ति से लड़ने वाली थी, पर अब मेरे पास ये भी है। और वो अचानक से गायब हो जाती है। येन जब उठता है सू को ढूंढने लगता है और वो नीचे आकर जल्दी से पूछता है कि क्या तुमने सू को कहीं देखा। सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, मैंने मिस सू को नहीं देखा। जिस पर वो जोर से चिल्लाकर सभी को ढूंढने के लिए कहता है। वे सभी ढूंढने लगते हैं पर सू कहीं भी नहीं थी। बाद में देखते हैं कि येन सोच रहा था कि वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर इतने उदास क्यों बैठे हो। येन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। सू कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, अचानक से स्वर्गीय विपत्ति आ गई थी तो मैं उसे ठीक करने गई। मेरी कैट की 8वीं पूंछ वापस आ गई है तो मैं अब अपनी डीमन वर्ल्ड में वापस जा सकती हूँ। वो उसे रिंग देते हुए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। तो वो हाँ कह देती है और उसे प्रॉमिस भी करती है। येन उसे रिंग पहनाता है और उसके हाथ पर किस करता है। इसी के साथ इस ड्रामा